नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूँ। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कल हम इसका पहला पार्ट लेके आए थे, आज इसका दूसरा पार्ट है। रोज़ आपको सुबह 10 बजे हम ये क्लास चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हिंदी की क्लास किस टाइम पर चाहिए। हम उस टाइम पर ये हिंदी की क्लास आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, कल हमने 1 से लेके 20 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना था, साथ ही साथ उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं उन सभी को हमने आप सभी लोगों को बताया था। देखिए, आज इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आप इसको इसकी जो पहला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके आप वो पहला पार्ट भी देख सकते हैं। बाकी 2-3 पार्ट अगर हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आज की ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आगामी जितने भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे पुलिस दरोगा की हो या फिर पुलिस कांस्टेबल वन, आपका साथ ही साथ आपका जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी अभी निकलने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, या फिर आपके जो दिसंबर में प्रस्तावित लिखित परीक्षा है आपकी बंदी रक्षक की, उन सभी के लिए एक सार्थक सिद्ध होने वाली है ये क्लास। तो आप सभी लोग इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर दिखेगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से बनाई गई क्लास है, तो इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आप सभी लोगों के सामने ये है कि सभी जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन से वर्ग में है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये वर्ग बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी स्पर्श व्यंजन हैं। सभी लोग इसमें अपना आंसर लगा लीजिए। उसका देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क च प द। ये आपका स्पर्श व्यंजन है। इसको मैं एक बार आप सभी लोगों को बहुत ही डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आप सभी लोग आगे अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप इसको गलत ना करें। देखिए, कल मैंने वर्णमाला भी बताया था, स्वर व्यंजन भी बताए थे, तो उन सभी पहली क्लास को देख लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ आपका स्पर्श व्यंजन। देखिए, जो आपके क से लेकर आपका प तक यानी कि कचट तप, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ क से लेके म तक का आपका ये व्यंजन होते हैं, इनको आपका स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए, इन व्यंजनों में देखिए पहला ऑप्शन क्यों नहीं था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इस बॉक्स को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, इस बॉक्स को, इसमें क तो है लेकिन लॉ नहीं है, रॉ नहीं है और हॉ भी नहीं है। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया था। हॉ आपका ऊष्म व्यंजन में आ जाता है। उसी के बाद देखिए, य और र आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया था, सौ आपका ऊष्म व्यंजन हो गया था और दो आपका स्पर्श व्यंजन। ये भी आपका पूरा वर्ग नहीं बन रहा था, लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, क क भी है यहाँ पे, आप देखेंगे क, उसके बाद च और चौ भी है आपका यहाँ पे, उसके बाद प, प भी है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका प है और उसका लास्ट में द भी आपका ये है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा वर्ग था जिसमें आपके सभी के सभी जो वर्ण थे वो स्पर्श व्यंजन के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। साथ ही साथ इसमें मैं कुछ और चीजें भी बता देता हूँ। देखिए, अंतस्थ व्यंजन आप सभी लोगों को पता ही होगा, 4 प्रकार के हैं, य र ल व, और ऊष्म व्यंजन भी देखिए स स ह, और आगत व्यंजन ये 2 प्रकार के होते हैं, ज फ, और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं श त्र ज्ञ स्र। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस जो क्लास है वो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को, तो वो ये लोग सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, देखिए, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कि 4 ऑप्शनों में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। इससे पहले मैंने आपको देखिए उतने अच्छे से इमेज में आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन से नहीं है। अगर आपको आंसर आ रहा हो तो आंसर लगा लीजिए। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फ, क्योंकि देखिए श त्र ज्ञ ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और लेकिन फ आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते। इसको एक बार और समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ स्र, अगर ये 4 ऑप्शन है तो फ तो आपका आता ही नहीं है, तो फ किस में आ जाता है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है, इस बॉक्स के अंदर आ जाता है। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4
होते हैं संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, स्वर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है, क्योंकि ये जो क्लास है मैं पहले से जो स्टार्ट कर रखी है मैंने क्लास, इसको मैं बेसिक से लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी आगे आपको इससे भी लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे, तो आप इस क्लास को छोड़िएगा मत। जिन लोगों को आता है वो उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों का एक बार आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला देख लेते हैं, हिंदी में ब ध्वनि है, आपको बताना है कि जो ब ध्वनि है वो दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, वर्तस्य ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ओष्ठ ध्वनिया। अब मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर लेता हूँ कि ओष्ठ ध्वनि किस प्रकार की रहेंगी, एक बार इसको भी इमेज के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताया था कि क से लेके म तक का आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो देखिए अगर आप इसको देखें क ख ग घ, इसको इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। च छ ज झ य ये तालु से होता है। ट ठ ड ढ अण मूर्धा से होता है। त थ द ध न ये दांत से होता है। और प फ ब भ म ये ओठ से होता है। अगर आप इसको सिंपल से एक ट्रिक से के माध्यम से समझना चाहेंगे तो के टी एम डी और ओ, ये आपका एक जनरल सा इसका सीक्वेंस रहता है। अगर आपको ये स्पर्श व्यंजनों का क्रम पता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ब, जो आपसे ब वर्ण पूछा था, ब की जो ध्वनि है कहाँ से उच्चारित हो रही, तो ओ, ओष्ठ या होठ, ठीक है, ओष्ठ या होंठ, तो ओष्ठ भी है, यह होंठ लिखा हुआ है, ओष्ठ या होंठ दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे जौ ध्वनि पूछा था, जौ आपका तालु से हो जाता। अगर घ पूछा होता तो कंठ से। अगर क ख ग घ अंग ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। ये सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से महाप्राण वर्ण क्या है, आपको बताना था महाप्राण। देखिए त क व च, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि महाप्राण वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर, देखिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है तो तुरंत आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर करिएगा। बाकी जो लोग अभी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को और उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम सभी को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसकी रीच काफ़ी कम हो रही है और हम आपको एक यूनिक क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। महाप्राण वर्ण बताया था, तो देखिए थ जो है आपका महाप्राण है। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्पर्श व्यंजन ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इसका एक क्रम होता है। सबसे पहले मैं इसका एक क्रम भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इस क्रम का बारे में भी थोड़ा सा। देखिए ये पहला, ये जो आपका पहली लाइन होगी, ठीक है, ये आपकी दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से दूसरी लाइन है, ये आपका तीसरी लाइन है पूरा, ये चौथी लाइन है, और लास्ट में ये पंचमाक्षर ये है, ठीक है। इस तरीके से आप ये समझ रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा, ये हो गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले महाप्राण पूछा था। देखिए किसी भी वर्ग का, किसी भी, जो देखिए ये जो हमारा कचट तप है, यानी कि क से लेके म तक के जो वर्ण है, इसमें देखिए पहला, तीसरा, साथ ही साथ पांचवा, ठीक है। ये पहला, तीसरा, पांचवा जो क्रम के वर्ण होंगे ये आपके अल्प प्राण में गिने जाएंगे, ठीक है। चाहे वो क हो, आपका क भी हो सकता है, च भी हो सकता है, त भी हो सकता है, प भी हो सकता है, ये आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। साथ ही साथ देखिए दूसरा और साथ ही साथ चौथा, ये देखिए दूसरा वाला और चौथा वाला, ये आपके महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क वाले, ठीक है, यहाँ पे ये जो क है वो, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे ग वाले और अंग वाले, ये इस लाइन के जो नीचे तक क्रम का होगा वो अल्प प्राण में आ जाएंगे। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होंगे, क्रम के वर्ण, वो अल्प प्राण में आएंगे, और दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण में आएंगे। मान लीजिए आपसे ये ध्वनि पूछी जाती, इसको मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा रहा था अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अल्प प्राण कौन हो जाएंगे, क, च, ट, त, प, ये अल्प प्राण। उसी तरीके से ग, ज, ड, द और ब, ये आपके अल्प प्राण। अंगों और पांचवें पंचमाक्षर ये आपके अल्प प्राण। द्वितीय अक्षर और आपका चतुर्थ अक्षर यानी दूसरे नंबर का अक्षर इस वर्ग में, और आपका यहाँ पे चौथा वर्ण आपका महाप्राण में आएंगे। तो ये आप याद रखेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन में बोला था कि इन चार ऑप्शनों में से थ किस
वर्ण का है। तो थौ आपका था आपका महाप्राण में। देखिए आप देखेंगे थौ आपका दूसरे लाइन में आ रहा है, तो दूसरा लाइन मैंने आपको एरो से समझा रखा है, ये आपका महाप्राण में आएगा। ठीक है, कौ कहाँ पर आएगा, आप कौ की भी बात कर लेते हैं। देखिए कौ जो है आपका अल्प प्राण में आ जाएगा। वो कहाँ पर आएगा, वो आपका वो भी महाप्राण अल्प प्राण में आएगा। और चौ जो आएगा वो भी आपका अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ये एक वाक्य है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। आपको चार शब्द दिए हैं, विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या पूछो। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है। देखिए विशेषण शब्द बताना था, तो इसमें जो चतुर है वो आपका विशेषण शब्द है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। एक बार विशेषण को भी समझ लेते हैं ताकि आप सभी लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, कोई कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, या यूं कह लीजिए कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछा है जिसमें आपकी विशेषता बताई जा रही हो, जो शब्द आपको विशेषता बता रहा हो, वो आपका विशेषण कहलाएगा। अब इसी में देखिए आपका था चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इसमें विद्यार्थी तो है लेकिन उसकी विशेषता किस प्रकार की है, वो चतुर है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये चतुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। अभी हमने विशेषण पढ़ा, वाक्य का वह शब्द है संज्ञा सर्वनाम के वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, तो वो ये क्या कहते हैं, विशेषण कहलाते हैं। लेकिन ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे कि ठंडा, ठंड, पानी या इनमें से कोई नहीं। ये चार शब्द दिए हैं, ठंडा विशेष्य है या फिर ठंड विशेष्य है या पानी विशेष्य है या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी। विशेष्य, विशेष्य को भी थोड़ा समझ लेते हैं, विशेष्य आखिर है क्या, ये भी समझना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई गई हो। यानी कि मान लीजिए इसमें किसकी विशेषता बताई, विशेषण क्या है इसमें, ठंडा। पानी किस क्या है आपका, ठंडा है ना, तो इसमें क्या विशेषण, अगर आपसे विशेषण पूछा जाता, विशेषण जैसा पहले आपका पहला क्वेश्चन में पूछा था विशेषण, अगर आपसे यहाँ पे विशेषण पूछा जाता तो आप क्या बोलते, क्या राइट आंसर होता, ठंडा, क्योंकि पानी क्या है, ठंडा है, विशेषता क्या है, ठंडा है। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे पूछा है कि विशेष्य, विशेष्य जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस शब्द में किसके बारे में बात हो रही है, पानी के बारे में बात हो रही है, तो पानी आपका विशेष्य हो जाएगा। उसी के तरीके से एक और आपका यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझते हैं कि गीता सुंदर है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि विशेष्य क्या है, तो विशेष्य क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो गीता, तो गीता के बारे में बात हो रही है, तो गीता क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जितने भी अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से डिस्कस करें, अगर आपको उनमें पहले कन्फ्यूजन होता होगा तो अब कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है, आपको बताना है कि सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपकी विशेषण, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो राम की गाय है वो क्या है, बहुत काली है। काली क्या है, इसकी विशेषता बता रहे, राम की जो गाय है वो क्या है, काली है। अगर आपसे यहाँ पे प्रविशेषण को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे, अगर प्रविशेषण पूछता तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं तो उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। मान लीजिए इसी वाक्य को, राम की गाय बहुत काली है, इसमें विशेषण तो क्या है आपका, काली, प्रविशेषण क्या हो जाएगा, काली है लेकिन कितनी, बहुत काली है, काली की भी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका बहुत क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन ये रहे, मनोह धनयोग, ये चार ऑप्शन आप देख लीजिए, आंसर फटाफट लगा लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएंगे तो उससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इसका जो देखिए राइट आंसर होगा मनोह धन योग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्गुण में संधि विच्छेद बताइए। इन चार ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने ये रहे, निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो निधन गुण, यानी कि दोनों में क्या है, आपकी विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खुदा गंजे को नाखून ना दे, ये है आपकी लोकोक्ति का अभिप्राय आपको बताना है। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में भी मैंने आपको अंतर करके बताया था, तो आप सभी लोग पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने बहुत सारी ऐसी तरीके से डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप सभी लोग उन पहली वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसका
आंसर आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने ये है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे, छोटे आदमी का अधिक प्रेम अस्थिर होता है, या फिर लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकालें, या फिर एक दोस्त पहले साथ दूसरा और आ गया, या फिर अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ है। कई कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ वाक्य देखिए उसका अर्थ पूछ लिए जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चिकना घड़ा होने का अर्थ होता है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या मधुरभाषी होना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो निर्लज्ज होना। आपके सामने कभी इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम दें, अगर इसमें ये क्वेश्चन आ जाएगी चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या है, तो आप उसको गलत करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चिकना घड़े होने का अर्थ होता है निर्लज्ज होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन है आपके, देखिए 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, या फिर धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या फिर अधिक परिश्रम में थोड़ा फल मिलना। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा जब फल मिलता है ना, तो उसके लिए कहा जाता है कि 9 दिन चले और 28 कोस ही। ठीक है, तो परिश्रम तो बहुत ज्यादा ही किया लेकिन मिला कितना, थोड़ा सा, तो इसके लिए कहावत है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस। अगला क्वेश्चन है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये है आपके, विश्वम्भर कहा जाता है, दिक्पाल कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है। आपको बताना है कि दिशाएं जिनका वस्त्र होती हैं। ऑप्शन इसका आपके सामने थे, राइट आंसर इसका दिगंबर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, दिगंबर कहा जाता है। जो दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती है उनको क्या कहा जाता है, दिगंबर। बिल्कुल नहीं भूलना है आपने ये। अगला है देखिए, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि वक्ता कहा जाता है, अधिवक्ता कहा जाता है, प्रवक्ता कहा जाता है, फिर वाचाल कहा जाता है। जो बहुत ज्यादा बक 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 करता है, जो बहुत ज्यादा अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, वाचाल। वाचाल कहा जाता है जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है, वाचाल कहते हैं, इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे और उसमें आपको बताना है कि तत्सम क्या है। तत्सम तद्भव कल भी मैंने बहुत डिटेल से बताए हैं। तत्सम संस्कृत के वर्ड या संस्कृत से आए हुए वर्ड तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में जिनका प्रयोग किया जाता है उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम संस्कृत वर्ड कह सकते हैं कि हिसाब से आप उसको, तद्भव जो हिंदी में आए हुए या हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उनको तद्भव कहते हैं। इसमें आपको पता, करोड़ तत्सम है, तेल है, पीपल है, या फिर दिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, दिन। दिन क्या है आपका, तत्सम वर्ड है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, मक्खन का तत्सम शब्द बताइए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मक्खन कई बार पूछा जाता है कि मक्खन का तत्सम शब्द क्या है। बहुत सारे लोग गलत कराते हैं, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे इतना मैं विश्वास करता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसका राइट आंसर लगाया है या नहीं लगाया है। देखिए इसका जो मक्खन जो का तत्सम शब्द होता है आपका मिश्रण होता है। ठीक है, तो कई लोग माखन लगा रहे होंगे इसमें भी, मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इसमें माखन को टिक कर दिया, लेकिन माखन गलत है, माखन नहीं कहते हैं, मिश्रण कहते हैं आपको। ठीक है, ये आपका तत्सम वर्ड होता है। देखिए 35 क्वेश्चन पे हम अभी पहुंच चुके हैं, लगभग 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और वीडियो कैसे लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए इतने सारे फैक्ट लाना काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियो बनाने में। तो आप सभी लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पे जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी में शेयर जरूर करवा दीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुई का तत्सम रूप क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करेंगे। सुई का तत्सम रूप, सूजी है, सुई है, सूची है, सूचक है। देखिए जो सुई होती है ना उसका तत्सम रूप होता है आपका सूची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, सूची इसका तत्सम रूप होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनियों से क्वेश्चन आता है, बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वर्तनी बताइए। इसमें से अधीन, भागीरथी, जागृत या अनुग्रहित, आपको बताना है इसका शुद्ध वर्तनी क्या है। ऑप्शन नंबर सी जागृत, ये गलत लिखा हुआ है, इसका इसके जगह में क्या होना चाहिए था, जागृत होना चाहिए था, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके बाद थोड़ा पेन ले लेता हूँ। देखिए शुद्ध वर्ड आपको जागृत की जगह इसमें नीचे ये वाला रॉ नहीं लगता है, इसमें इस तरीके से लगता है जागृत। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। इस तरीके को इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जागृत। ठीक है, ग्र जागृत या फिर जागृत, ये वाला रॉ नहीं लगता है इसमें। ठीक है, और अनुग्रहित सही है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है कि बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे या सुमित्रा नंदन पंत थे। आपको ये बताना है 4 ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा, हिंदी प्रदीप किसने लिखी थी, के संपादक सॉरी, ये थे आपके बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत भारती के रचयिता कौन है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, निराला जी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका जो देखिए राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी लोग के सामने ये हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या मैथिली शरण गुप्त। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका निराला। ठीक है, निराला की आपकी ये कविता है आपकी जूही की कली। इनकी अन्य कविताएं भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनकी अन्य जो रचना है, ये सबसे पहले आपके कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी इन्हीं की है। नए पत्ते भी आपकी निराला जी की है। परिमल भी आपकी निराला जी की है। स्मृति सरोज स्मृति एक ही है। ठीक है, और आराधना ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही आपके यहाँ पे कविताएं हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अभी आज की इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते थे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मेरे द्वारा बताया गया। कैसी लगी आज की क्लास, मज़ा आया कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है और आप सभी लोगों के लिए मुहिम चलाई जा रही है ताकि आप लोग परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। इसीलिए मैं बहुत सारी इमेजेस ढूंढ ढांड के आप सभी लोगों के मुंह के सामने रख रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग भी हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।